Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Naveed Ahmed Naveed, your chemistry teacher. Dear students, class 9th chemistry unit number 2 atomic structure हमारा चैप्टर चल रहा है और इसमें लास्ट जो हमारा लेक्चर था that was about रदरफोर्ड डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस. डियर स्टूडेंट्स, जब रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर कर लिया तो उसके बाद उसने एटम की स्ट्रक्चर बताने के लिए अपना एक मॉडल प्रपोज किया था जिसको हम लोग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये याद रखिएगा कि ये जो हम लोग टर्म यूज़ करते हैं एटॉमिक मॉडल जो है वो एक्चुअली कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें हम लोग किसी भी एटम की बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं. तो डिफरेंट मॉडल जो है वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने प्रपोज किए थे, जिनमें से एक जो है वो हमारे पास रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है. अब रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है इसके कुछ पास्टुलेट्स हैं, इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस करने हैं. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अबाउट द न्यूक्लियस. रदरफोर्ड ये कहता है कि एटम का सेंट्रल पार्ट जो है वो न्यूक्लियस कहलाता है और इस सेंट्रल पार्ट के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है. तो सेंट्रल पार्ट कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज ऑफ इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस ऑफ द एटम. सेकंड जो उसका पोस्टुलेट है ये स्टूडेंट्स को ये है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास रिवॉल्व कर रहे हैं तो रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस के गिर्द जो है ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और जहां रिवॉल्व करते हैं उन पार्ट्स को हम शेल्स कहते हैं. उन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? शेल्स कहते हैं. नहीं, फर्ज करें कि अगर आपके पास कोई भी एटम है तो अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट नंबर 1 उसका सेंट्रल पार्ट है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और उसको क्या कहा जाएगा? न्यूक्लियस. पॉइंट 2 क्या है कि अराउंड द न्यूक्लियस इस तरह के सर्कुलर पाथ्स जिनको शेल्स कहा जाता है इनमें ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं. फर्ज करें ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं. तो ये सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम जो है वो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड न्यूक्लियस और बाहर जो है ये वाले जो हैं इनको हम क्या कहेंगे? शेल्स. 2 पॉइंट्स हो गए. तीसरी बात है सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? जब भी कोई चीज किसी भी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है तो उस सब्सटेंस को, उस ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ खींचने वाली या अट्रैक्ट करने वाली जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है. तो डियर स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड का तीसरा पॉइंट ये था कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन शेल्स तो इन इलेक्ट्रॉन्स पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ऑपरेट करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो लगती है. चौथा पोस्टुलेट यह था कि न्यूक्लियस का जो साइज है ये बहुत ज्यादा स्मॉल है, वेरी स्मॉल. यानी एक एटम के अंदर न्यूक्लियस बहुत छोटा सा पार्ट है जबकि बाकी सारे का सारा जो एटम है वो शेल्स पर मुश्तमिल है और उसकी ज्यादातर हिस्से जो है वो बिल्कुल एम्प्टी हैं. एटम इज न्यूट्रल. नेक्स्ट पोस्टुलेट का एटम इज न्यूट्रल. कि एटम न्यूट्रल है. न्यूट्रल का मतलब है इस पर कोई चार्ज नहीं है. क्यों नहीं है? सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है और बाहर कौन है? इलेक्ट्रॉन्स. और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो है वो कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है. तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटम के न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है. अब जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे तो एज अ होल एटम पर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं आएगा. तो इसलिए एटम क्या है? एक न्यूट्रल पार्टिकल है. आखिरी बात जो है मैस ऑफ एटम. डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड के न्यूक्लियस
जो है तो छोटा सा पार्ट, बट न्यूक्लियस इज हैवी पार्ट ऑफ एटम, हैवी पार्ट ऑफ एटम। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, न्यूक्लियस एटम का जितना भी मैस है वो सारे का सारा न्यूक्लियस में कंसंट्रेट करता है। इसके अलावा न्यूक्लियस एक ऐसा पार्ट भी है जो कि एटम की सारी एनर्जी भी उस पर कंसंट्रेट करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है वो कुछ पोस्टुलेट्स थे अबाउट द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब इसके बाद हम लोग आते हैं डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड मॉडल, कि रदरफोर्ड मॉडल में क्या क्या जो है वो डिफेक्ट्स थे, क्या क्या कमियां या खराबियां थी, क्या क्या नकाइस थे। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन इज, मैंने लिखा है लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ लॉज हैं जो अप्लाई होते हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल पार्टिकल पर। ये लॉज जो है वो एप्लीकेबल हैं किसके लिए? न्यूट्रल पार्टिकल पर। और एटम के अंदर जो है वो पॉजिटिव पार्ट न्यूक्लियस है और नेगेटिव पार्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसलिए जो है ना वो इन पर ये लॉज जो है वो अप्लाई नहीं होंगे। चार्ज बॉडीज पर, ये न्यूट्रल पार्टिकल्स पर अप्लाई है। चार्ज बॉडीज मतलब प्रोटॉन न्यूक्लियस और नेगेटिव चार्ज किस पे? इलेक्ट्रॉन। इन पर ये लॉज अप्लाई नहीं होंगे। तो रदरफोर्ड का सारा जो लॉ है वो या मॉडल है वो इन लॉज पर डिपेंड करता है, इन लॉज पर बेस करता है। अब जो लॉज चार्ज बॉडीज पर अप्लाई ही नहीं हो रहे तो उन पर पूरे का पूरा मॉडल बेस करना जो है ये भी कोई तुकनेबंदी कोई। तो लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन जो है वो न्यूट्रल बॉडीज पर अप्लाई है, चार्ज बॉडीज पर अप्लाई नहीं होते। दूसरी बात, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये स्टूडेंट्स, अभी हमने कहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन द शेल्स। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो मूव कर रहे हैं। अब ये न्यूक्लियस के गिर्द अगर ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं तो ड्यूरिंग रिवॉल्विंग मोशन इनको अपनी एनर्जी रिलीज करनी चाहिए, एनर्जी इमिट करनी चाहिए। अगर ये इलेक्ट्रॉन है, अगर ये कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी इमिट करता है, रिलीज करता है, तो फिर इसकी एनर्जी को कम होना चाहिए। जैसे जैसे इसकी एनर्जी कम होगी ये न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा और एक वक्त आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा तो अल्टीमेटली एटम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी रदरफोर्ड के मुताबिक बात गलत है कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं और वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिर रहे। तीसरा, एटॉमिक स्पेक्ट्रम है। डियर स्टूडेंट्स, स्पेक्ट्रम जो है ये हमारे पास एक होता है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम और एक होता है एटॉमिक या लाइन स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम जो है, स्पेक्ट्रम कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स बेसिक कंपोनेंट या स्प्लिटिंग ऑफ रेडिएशंस इनटू इट्स बेसिक कंपोनेंट। ये सिंपल सी आपके लेवल की डेफिनेशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में आपने रेनबो को देखा है, कोसे कज़ा जिसे हम कहते हैं। तो उसके अंदर जो कलर्स होते हैं वो एक कलर दूसरे के अंदर मर्ज हुआ होता है, एक कलर दूसरे के अंदर घुसा हुआ होता है, दरमियान में कोई खास बाउंड्री नहीं होती। तो ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। जबकि लाइन स्पेक्ट्रम जो है, लाइन स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा है कि ये हमारे पास एक स्पेक्ट्रम है, इसके अंदर ये एक लाइन है, फिर ये दूसरी लाइन है, फिर ये तीसरी लाइन है, फिर ये चौथी लाइन है। तो लाइंस के बीच में बाकायदा तौर पे बाउंड्रीज मौजूद होती हैं। तो एटम कोई भी है वो लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो बनाता है। लेकिन रदरफोर्ड के मुताबिक जो है वो चूंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो इसको ये एनर्जी कंटिन्यूसली रेडिएट करेंगे, तो इनका स्पेक्ट्रम लाइन के बजाय कैसा बनेगा? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनेगा। तो ये वाली बात भी गलत हो गई कि लाइन स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड पोस्टुलेट कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम डेवलप हो रहा है। और ये स्टूडेंट्स, आखिरी बात कि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है वो किसी भी एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं करता। किसी भी एटम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड कर रही होती हैं, लेकिन रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल किसी सूरत में केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं करता।
एट द एंड डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो होमवर्क है इस टॉपिक का, वो आप लोगों ने जस्ट जो है वो आपने लिखने हैं, राइट डाउन मैन पास्टुलेट ऑफ मैन पास्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के पास्टुलेट आप लोगों ने लिखने हैं। ये आपका आज का होमवर्क और आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच।